हर कोई जो लाइफ में कुछ बनना चाहता है, अपना सपना सच करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने सपनों की मंजिल तक पहुंचकर लोगों को हैरान कर देते हैं। यहाँ तक कि ऐसे लोग प्रोग्रेस करते करते इतना कुछ अचीव कर लेते हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। और वैसे भी आज का टाइम इनोवेटर्स का है, और जिस दुनिया को आज हम देख रहे हैं, ये इन्होंने ही रीडिफाइन की है। इनमें से एक ऐसे ही इनोवेटर है एलॉन मस्क, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। एलॉन मस्क एक एंटरप्रेन्योर और बिजनेस मैग्नेट है। वो एक सेंटी बिलियनियर है, यानी कि उनकी नेट वर्थ करीब $100 बिलियन से भी ज्यादा है। कुल मिलाकर एलॉन दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक माने जाते हैं। एक ऐसा आदमी जिसने लाइफ में इतना कुछ अचीव किया, तो उनके पास हमें इंस्पायर करने के लिए कई सारी कहानियां भी जरूर होंगी। जी हाँ, अगर हम बोले कि उन्होंने स्क्रैच से शुरू किया तो गलत नहीं होगा। एलॉन ने जीरो से शुरुआत करके एक ऐसा मजबूत बिजनेस एम्पायर खड़ा किया जिसकी मिसाल दी जा सकती है। तो चलिए एलॉन मस्क की इस दिलचस्प कहानी के सफर पर चलते हैं। एलॉन मस्क का पूरा नाम है एलॉन रीव मस्क, और वो 28 जून 1971 में यानी कि 1971 में प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका में पैदा हुए थे। उनकी मां मे मस्क कनाडा में जन्मी थी और उसके बाद वो साउथ अफ्रीका में पली बढ़ी। प्रोफेशन से वो एक मॉडल और डाइटिशियन थी। एलॉन के पिता एरोल मस्क एक मल्टी टैलेंटेड शख्स थे जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर, पायलट, सेलर, कंसल्टेंट और प्रॉपर्टी डेवलपर रह चुके थे। एलॉन अपने 3 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। उनके छोटे भाई का नाम किम्बल मस्क और बहन का नाम टॉस्का मस्क है। 1980 में जब एलॉन 9 साल के थे तो उनके पेरेंट्स का तलाक हो गया था। इतनी छोटी उम्र में उनके लिए काफी स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस रहा। उनके पेरेंट्स जब अलग हो रहे थे तो एलॉन ने फैसला किया कि वो अपने पिता के साथ रहना चाहेंगे। लेकिन एलॉन की बदकिस्मती कि ये फैसला उन्हें बहुत ही महंगा पड़ा। उनके पिता बाकी पिताओं जैसे नहीं थे। वो ना तो बच्चों को प्यार करते थे और ना ही उनके लिए केयरिंग थे। एलॉन बताते हैं कि उनके पिता बहुत ही बुरे इंसान थे। ये एक और दर्दनाक सिचुएशन थी जो उन्हें झेलनी पड़ी। पूरे 2 साल अपने पिता के साथ रहने के बाद आखिरकार तंग आकर वो अपनी माँ के पास रहने चले गए। बाप बेटे के रिश्ते में इस हद तक खटास पड़ी कि बाद में एलॉन ने अपने पिता के साथ सारे रिश्ते खत्म कर दिए। वैसे जहाँ तक टैलेंट की बात है तो उनके अंदर टैलेंट शुरू से ही भरा था। उनमें कुछ ऐसी खूबियां थी जो उन्हें औरों से अलग बनाती थी। बचपन से ही एलॉन काफी इंटेलिजेंट थे और कम उम्र में ही उनके अंदर वीडियो गेम और कंप्यूटिंग डेवलप करने का शौक पैदा हो गया था। सिर्फ 10 साल की उम्र में वो कोमोडोर VIC-20 चलाने लगे थे। ये एक 8 बीट होम कंप्यूटर हुआ करता था जो कोमोडोर बिजनेस मशीन ने बनाया था। जब तक एलॉन 12 साल के हुए उन्हें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की काफी नॉलेज हो गई थी। उन्होंने सिर्फ मैनुअल पढ़कर के ही कंप्यूटर के बारे में काफी कुछ सीख लिया था। 12 साल की छोटी उम्र में एलॉन ने बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज यूज करते हुए एक कोड भी डेवलप कर लिया था। ये कोड उन्होंने वीडियो गेम के लिए बनाया था और बाद में उन्होंने इस कोड को $500 में PC एंड ऑफिस टेक्नोलॉजी मैगजीन को बेच दिया। यानी इतनी छोटी उम्र से ही उनके अंदर एक ब्रिलियंट माइंड होने के सारे लक्षण नजर आने लगे थे। एलॉन वाटर क्लिफ हाउस प्रिपरेटरी स्कूल में पढ़ा करते थे। उन्होंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई ब्राइनस्टोन हाई स्कूल से की थी। तो अब तक आपको इस स्टोरी में सब कुछ काफी अच्छा लग रहा होगा, है ना? पर असल में सच्चाई कुछ और ही थी। एलॉन की जिंदगी शुरू से ही काफी मुश्किलों और परेशानियों में गुजरी थी। बचपन से ही वो काफी शर्मीले स्वभाव के थे। साथ ही वो थोड़े अजीब और इंट्रोवर्ट भी हुआ करते थे। लोगों से मिलने जुलने में उन्हें काफी परेशानी होती थी। शाय नेचर की वजह से उनका कोई दोस्त भी नहीं था। इसलिए एलॉन सबसे अलग थलग रहते थे और यही वजह थी कि कुछ दबंग टाइप के बच्चे उन्हें बुली किया करते थे। असल में ये प्रॉब्लम उनके साथ हमेशा से रही थी। किसी को बुली करना और डराना धमकाना बेहद बुरी बात होती है। एक तरह से इसे क्राइम माना जाता है। बचपन में बुलिंग का शिकार होने वाले बच्चे पूरी उम्र इस दर्दनाक एक्सपीरियंस से उबर नहीं पाते। बुली होने वाले बच्चे अक्सर हीन भावना यानी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार बन जाते हैं। एलॉन अपनी पूरी जिंदगी बुलिंग की शिकार रहे। हालत इतनी खराब थी कि एक बार कुछ लड़कों ने उन्हें सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया था, जिसकी वजह से एलॉन बुरी तरह घायल हो गए और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। तो बचपन से ही उन्हें काफी दुख और तकलीफों का सामना करना पड़ा। सबसे पहला शौक तो उन्हें तब लगा था जब उनके पेरेंट्स का तलाक हुआ था।
फिर उनके पिता का उनके साथ बुरा सलूक और उसके बाद स्कूल लाइफ में बुलिंग। तो इन सारी चीजों का छोटे एलॉन के दिलो दिमाग पर बहुत गहरा सदमा लगा। पर इसके बावजूद भी उनकी विल पावर कभी नहीं टूटी। वो दिल लगाकर पढ़ाई करते रहे और हमेशा आगे बढ़ते गए। उन्होंने प्रिटोरिया बॉयज हाई स्कूल से ग्रेजुएशन कंप्लीट की। अपनी पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज के लिए एलॉन यूएस जाना चाहते थे। फिर उन्हें आइडिया आया कि अगर वो पहले कनाडा जाते हैं तो उनके लिए यूएस जाना आसान हो जाएगा। उनकी माँ वैसे भी कनाडा में ही जन्मी थी, इसलिए उन्हें आसानी से पासपोर्ट मिल सकता था। एलॉन जब छोटे थे तो साउथ अफ्रीका के गोरे लड़कों को कंपलसरी मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करनी होती थी। एलॉन जानते थे कि वो मिलिट्री में फिट नहीं हो सकते, इसलिए वो उसे ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। एक रूल ये भी था कि जो लड़के किसी यूनिवर्सिटी या कहीं पर कुछ पढ़ रहे हो तो उन्हें फोर्स नहीं किया जाता था। एलॉन ने स्कूल कंप्लीट कर लिया था और अब उन्हें मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करनी थी, पर इसके बजाय एलॉन ने यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिटोरिया में एडमिशन ले लिया। इस दौरान वो अपने कैनेडियन पासपोर्ट के लिए डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने का इंतजार करते रहे ताकि वो जल्द से जल्द कनाडा जा सके। कनाडा जाने से पहले वो यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिटोरिया में 5 महीने रहे। इसका एक फायदा ये हुआ कि वो मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करने से बच गए और फाइनली 1989 में एलॉन कनाडा पहुंच गए। ये डिसाइड हुआ था कि वो मॉन्ट्रियल में अपने अंकल के साथ रहेंगे, लेकिन कनाडा पहुंचने के बाद वो अपने अंकल तक पहुंच ही नहीं पाए क्योंकि उन्हें उनका एड्रेस ही नहीं मिल पाया। लिहाजा उन्होंने प्लान चेंज किया और एक यूथ हॉस्टल में रहने चले गए। फिर कुछ दिनों के बाद ही वो अपने एक सेकंड कजन के पास सस्केचुआन में जाकर रहने लगे। एलॉन 2 साल तक अपने कजन के साथ रहे और इस दौरान उन्हें पैसों की बड़ी दिक्कत हुई। अपने खर्चे पूरे करने के लिए उन्होंने कई तरह की छोटी मोटी जॉब की, जैसे फार्म में और लकड़ी की मील में काम किया। 1990 में एलॉन ने कनाडा में रहने के दौरान ही क्वींस यूनिवर्सिटी किंगस्टन ओंटारियो में एडमिशन लिया, जहां उन्होंने 2 साल स्टडी की। उसके बाद 1992 में उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ट्रांसफर कर दिया गया। 1997 में एलॉन ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उन्होंने वॉर्टन स्कूल से साइंस में डिग्री ली और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड साइंस से फिजिक्स की डिग्री ली। ग्रेजुएशन करने के दौरान ही उन्होंने सिलिकॉन वैली से 2 इंटर्नशिप भी कर ली थी। ये 1994 में गर्मियों की बात है। उन्होंने पहली इंटर्नशिप एनर्जी स्टोरेज स्टार्टअप पिनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट से की थी। इसमें उन्होंने एनर्जी स्टोरेज के लिए इलेक्ट्रोलिट अल्ट्रा कैपेसिटर की स्टडी की और अपनी सेकेंड इंटर्नशिप उन्होंने पालो ऑल्टो बेस्ड स्टार्टअप से की थी, जिसने रॉकेट साइंस गेम बनाया था। एलॉन अभी पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहते थे, वो हायर स्टडीज भी करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज के लिए अप्लाई कर दिया। उन्हें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में एडमिशन मिल गया, जहां पर वो फिलोसफी ऑफ मटेरियल साइंस की स्टडी करने वाले थे। हालांकि बाद में उन्होंने अपना मन बदल दिया। उन्होंने पीएचडी प्रोग्राम ड्रॉप कर दिया क्योंकि एलॉन का फोकस अब इंटरनेट बूम पर था। एलॉन ने अपने छोटे भाई किम्बल और ग्रेग कॉरी के साथ एक इंटरनेट स्टार्टअप शुरू करने का फैसला किया। तीनों ने मिलकर के Zip2 की फाउंडेशन रखी। अब बस उन्हें इन्वेस्टर चाहिए थे ताकि उनका स्टार्टअप शुरू हो सके। फिर जल्द ही उन्हें एंजल इन्वेस्टर्स मिल गए जो उनके स्टार्टअप आइडिया में इंटरेस्टेड थे। Zip2 का आइडिया था एक ऐसा इंटरनेट गाइड बनाना जिसमें मैप और येलो पेज और डायरेक्शन दिए हो, जिससे आप कहीं भी आसानी से पहुंच सकते हैं। ये प्रोडक्ट बेसिकली न्यूज़पेपर पब्लिशिंग इंडस्ट्री के लिए बनाया गया था। अब यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट था कि उनका ये स्टार्टअप चल सके, क्योंकि जिस वक्त उन्होंने अपना ये स्टार्टअप लॉन्च किया था उनकी माली हालत बड़ी खराब थी। जो भी उनके पास बचा कुचा पैसा था वो उन्होंने अपने इस प्रोजेक्ट में लगा दिया था। पालो ऑल्टो में उन्होंने एक ऑफिस रेंट पर लिया था, पर अब उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि अपार्टमेंट ले सके, तो वो लोग ऑफिस में काउच पर ही सो जाते थे और नहाने के लिए YMCA यानी कि यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन चले जाते थे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके सामने ये थी कि उनके पास एक ही कंप्यूटर था, दूसरा खरीदने के पैसे नहीं थे, तो एलॉन और उनके भाई को एक ही कंप्यूटर से काम चलाना पड़ता था। वैसे भी अपार्टमेंट की जरूरत तो उन्हें तब होती जब सोने का वक्त मिलता। Zip2 की शुरुआत से ही एलॉन बहुत बिजी रहने लगे थे। उनके पास ढेर सारे काम थे। दिन में वेबसाइट चलानी होती थी, इसलिए एलॉन सारी रात जागकर कोडिंग करते थे। सारा दिन काम काम और बस काम। उन्हें सिर उठाने की भी फुर्सत नहीं होती थी, ना कोई छुट्टी ना कोई आराम। वो लोग पूरे हफ्ते दिन रात मेहनत कर रहे थे, लेकिन सिर्फ वेबसाइट बनाकर कोई फायदा नहीं था। उन्हें इसकी मार्केटिंग भी करनी थी ताकि उसे सही क्लाइंट तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी वेबसाइट को न्यूज़पेपर इंडस्ट्री के कुछ बड़े क्लाइंट्स तक पहुंचाएंगे। उन्हें न्यूयॉर्क टाइम और शिकागो ट्रिब्यून से कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल गए। उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सिटी सर्च के बजाय अपना प्रोडक्ट लेने के लिए कन्विंस कर लिया।
दरअसल सिटी सर्च उनकी कॉम्पिटिटर कंपनी थी जो सेम सर्विस ऑफर कर रही थी। एलॉन कंपनी के सीईओ बनना चाहते थे पर नहीं बन सके। ये पोजीशन चेयरमैन रिच सॉकिन के पास थी और फरवरी 1999 में कंपनी को एक आईटी कंपनी कॉम्पैक्ट ने खरीद लिया था। कंपनी $307 मिलियन में बेची गई थी। कंपनी के 7% एलॉन के पास थे, इसलिए उन्हें इसके बदले $22 मिलियन मिले। अब एलॉन की लाइफ का अगला चैप्टर शुरू होने वाला था। वो भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर रहे थे और उनका नेक्स्ट वेंचर था एक ईमेल पेमेंट कंपनी जो ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विस भी प्रोवाइड कराती थी। X.com की फाउंडेशन उन्होंने 1999 में रखी थी। ये अपनी तरह के पहले ऑनलाइन बैंक थे जो इंश्योर्ड थे, यानी कि डिपॉजिट का कुछ हिस्सा इंश्योरेंस से कवर किया जाता है। ये इतना पॉपुलर हुआ कि शुरुआत के कुछ महीनों में ही इसने 2 लाख कस्टमर बना लिए थे। सिर्फ 28 की उम्र में मस्क इस कंपनी के सीईओ बन गए। बोर्ड को लगा कि वो सीईओ की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएंगे, तो उन्हें सीईओ पोजीशन से हटा दिया गया। उनके बदले रिचर्ड हैरिस को ये पोजीशन दे दी गई। ये कंपनी तेजी से सक्सेस की ओर कदम बढ़ा रही थी। तभी एक और कंपनी थी कॉन्फिनिटी, जो सेम सर्विस प्रोवाइड करती थी और ये भी मार्केट में काफी पॉपुलर थी। इसलिए दोनों कंपनी ने डिसाइड किया कि उन्हें मर्ज करना चाहिए। ये इसलिए भी जरूरी था ताकि उन्हें मार्केट में बेकार का कंपटीशन फेस ना करना पड़े। मैक्स लेविचिन और पीटर थियल ने मिलकर के कॉन्फिनिटी की फाउंडेशन रखी थी। जब दोनों कंपनीज को मर्ज किया गया तो मस्क को कंपनी में एक बार फिर से सीईओ की पोजीशन मिल गई। एलॉन मस्क लिनक्स से माइक्रोसॉफ्ट पर स्विच करना चाहते थे, लेकिन पीटर थियल को ये फैसला कुछ जमा नहीं, इसलिए उसने कंपनी छोड़ दी। हालांकि जब सिस्टम चेंज हुए तो कई सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आने लगी और इसलिए 2000 में थियल को वापस कंपनी में बुला लिया गया। कॉन्फिनिटी का ऑनलाइन मनी ट्रांसफर मेथड पेपाल X.com से ज्यादा पॉपुलर हुआ। थियल को जब चार्ज मिला तो उन्होंने पेपाल पर ज्यादा फोकस करने का फैसला किया और इस तरह 2001 में कंपनी का नाम बदलकर ऑफिशियल तौर पर पेपाल कर दिया गया। बाद में 2002 में ईबे ने $1.5 बिलियन में पेपाल को खरीद लिया था। एलॉन मस्क के शेयर परसेंट सबसे ज्यादा थे, करीब 11.7% तक, इसलिए उन्होंने इस डील से $100 मिलियन कमाए। तो इस तरीके से 2 सॉफ्टवेयर बेस्ड स्टार्टअप के बाद ऐसा लगता था जैसे उनका अगला स्टार्टअप भी कोई सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी ही होगी। लेकिन एलॉन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो उन दिनों कुछ अलग करने की सोच रहे थे, कुछ ऐसा जो एकदम अलग हो। जो भी हो, वो कुछ ऐसा करने की सोच रहे थे जो दुनिया को एकदम हैरान करके रख दे। 2001 में एलॉन एक नॉन प्रॉफिट मार्स सोसाइटी के कांटेक्ट में आए। ये एक वॉलंटियर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो मार्स सेटलमेंट को प्रमोट करने के लिए बनाई गई थी। मार्स के एक ग्रोथ चैम्बर में प्लांट ग्रो करने का प्रोजेक्ट एलॉन को बड़ा दिलचस्प लगा। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को फंड करने का मन बनाया और अब एलॉन पूरी तरह से इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो गए थे। इस प्रोजेक्ट के लिए फिर से नया प्लान बनाया गया। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स यानी कि ICBMs का अरेंजमेंट करने वो मॉस्को गए। इन मिसाइल्स का मेन पर्पस था प्लांट ग्रो करने के लिए मार्स पर ग्रीन हाउसेस भेजना। हालांकि उन्हें वहां के ऑफिसर्स ने बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया और इस तरह वो खाली हाथ वापस लौट आए। बाद में वो और उनकी टीम 3 ICBM लेने दोबारा रशिया गई। उन्हें एक डील ऑफर की गई जहां पर एक रॉकेट उन्हें $8 मिलियन का मिल रहा था। ये बहुत बड़ी रकम थी, इसलिए एलॉन को ये ऑफर रिजेक्ट करना पड़ा, लेकिन इससे उन्हें एक आइडिया जरूर मिल गया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद की एक कंपनी खोलेंगे जो किफायती कॉस्ट पर रॉकेट बनाएगी और इस तरह स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉर्प की फाउंडेशन रखी गई। इस कंपनी को स्पेस एक्स के अंडर में ट्रेड किया गया। ये कंपनी फरवरी 2002 में बनाई गई थी। एलॉन ने इस कंपनी को शुरू करने के लिए लगभग अपना सारा पैसा लगा दिया था। एक तरह से उन्होंने एक बड़ा दांव खेला, क्योंकि अगर कंपनी फेल हो जाती तो एलॉन बड़ी मुश्किल में पड़ सकते थे। लेकिन एलॉन इतना बड़ा रिस्क उठाने को तैयार थे। शुरू में स्पेस एक्स के 3 लॉन्च अटेम्प्ट बुरी तरह से फेल हुए। तब सबको ऐसा लग रहा था जैसे कंपनी चल ही नहीं पाएगी, पर चौथी कोशिश में लॉन्च पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। 2008 में फैल्कॉन 1 को सक्सेसफुली अर्थ के ऑर्बिट में लॉन्च किया गया। ये पहली बार था जब किसी प्राइवेट रॉकेट को लिक्विड फ्यूल की मदद से अर्थ के ऑर्बिट में भेजा गया था। इस बड़ी सफलता के बाद स्पेस एक्स को फॉल्कॉन 9 रॉकेट और ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की 12 फ्लाइट का कॉन्ट्रैक्ट मिला। स्पेस एक्स की एक कमर्शियल रीसप्लाई सर्विस के साथ $1.6 बिलियन की डील थी। स्पेस एक्स ने कई और ऐसे ही एक्साइटिंग प्रोजेक्ट किए और अभी भी ये लगातार नए और इनोवेटिव प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। आज भी स्पेस एक्स अपने मार्स सेटलमेंट के गोल पर काफी सीरियसली काम कर रही है। लेकिन एलॉन की दुनिया में सिर्फ स्पेस एक्स ही नहीं है जिसके लिए वो जाने जाते हैं, है ना? अभी तो उनकी कार का जिक्र बाकी है।
टेस्ला इंक, जो पहले टेस्ला मोटर्स के नाम से जानी जाती थी, जुलाई 2003 में स्टैब्लिश की गई। 2004 में एलॉन ने टेस्ला इंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ज्वाइन किया। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन थे। कंपनी में एलॉन का बेहद एक्टिव रोल रहा, जहां प्रोडक्ट डिजाइन वो ही देखते थे। हालांकि वो कंपनी की डे टू डे एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं थे। 2008 में एलॉन टेस्ला के सीईओ और प्रोडक्ट आर्किटेक्ट बने। उनका पहला डिजाइन जिस पर उन्होंने काम किया था वो था रॉडस्टर। ये पहली ऐसी फुली इलेक्ट्रिक कार थी जिसमें लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल हुआ था। एलॉन इस कार को डीलरशिप के जरिए बेचना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने वेब में और हाई एंड मॉल की गैलरी में इन्हें बेचा। टेस्ला की बनी कार मिनिमम मेंटेनेंस मांगती थी और रिचार्ज स्टेशन भी हर जगह सेट किए जा रहे थे। ये एक यूनिक मेथड था क्योंकि ज्यादातर कार कंपनी कार की मेंटेनेंस से ही पैसा कमाती थी। लेकिन टेस्ला एलॉन की लीडरशिप में धड़ल्ले से चल रही है। 2006 में एलॉन के कजन ने मिलकर के सोलर सिटी की फाउंडेशन रखी। ये एलॉन का ही कॉन्सेप्ट था। इसके लिए फाइनेंस भी उन्होंने ही प्रोवाइड किया था। अब ये कंपनी यूएस की सेकंड लार्जेस्ट सोलर पावर सिस्टम बन गई है। 2016 में टेस्ला ने ही सोलर सिटी को $2 बिलियन से भी ज्यादा में खरीद लिया और इसे बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोडक्ट डिवीजन के साथ मर्ज कर दिया। ये डिसीजन टेस्ला एनर्जी को क्रिएट करने के लिए लिया गया था। तो इस तरह एलॉन की लाइफ की शुरुआत कुछ सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोजेक्ट से हुई और फिर उन्होंने एक ऐसी कंपनी की नींव रखी जिसका गोल है लोगों को फ्यूचर में मार्स में सेटल करना। और उसके बाद आई उनकी कंपनी जिसने फुली इलेक्ट्रिक कार बनाकर दिखाई, जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। उसके बाद एलॉन की नजर सोलर पावर कंपनी पर पड़ी। इन सारे एक्शंस को देखते हुए ये बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि अब उनका अगला कदम क्या होगा। हालांकि लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा क्योंकि 2016 में ही उन्होंने अपनी इंटेंशन क्लियर कर दी थी। एलॉन ने न्यूरालिंक स्टार्ट किया जिसमें वो को फाउंडर थे। जैसा कि इस नाम से ही पता चलता है कि यह स्टार्टअप ब्रेन से रिलेटेड है। असल में इस स्टार्टअप कंपनी का मेन गोल है ह्यूमन ब्रेन में ऐसे डिवाइस को फिट करना जिन्हें मशीनों के साथ जोड़ा जा सके। ये डिवाइस ऐसी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री में हो रही करंट डेवलपमेंट के साथ भी अपडेटेड रहेगी। कुछ टाइम पहले अगस्त 2020 में ही एलॉन ने एक डिवाइस डिस्प्ले की थी जो बहरेपन, पैरालिसिस, ब्लाइंडनेस और बाकी डिसेबिलिटीज को ठीक कर सकती है। 2016 में एलॉन ने सिर्फ न्यूरालिंक बनाई। उन्होंने एक बोरिंग कंपनी भी शुरू की थी जो सुरंग बनाने का काम करती थी। असल में एलॉन जब कुछ बना रहे होते हैं तो कोई नहीं जान सकता कि उनके दिल में क्या है। तो ये है उन सब कामों की लिस्ट जो उन्होंने आज तक किए। आज 2021 में उन्हें स्पेस एक्स के फाउंडर, सीईओ और चीफ इंजीनियर के तौर पर जाना जाता है और वो टेस्ला इंक के प्रोडक्ट आर्किटेक्ट है। वो बोरिंग कंपनी और X.com के फाउंडर है जो पेपाल का एक पार्ट है। साथ ही वो न्यूरालिंक, ओपन एआई और Zip2 के को फाउंडर भी है। अभी की करंट पोजीशन देखते हुए कोई भी इमेजिन कर सकता है कि इस आदमी ने आज तक कितना कुछ अचीव किया है और कितना कुछ और कर सकता है। ये सब कुछ सिर्फ ऑनररी यानी कि बहुत ही बड़ी पोजीशन नहीं है, क्योंकि हर वेंचर पर उन्हें काम करना होता है। वो अलग बात है कि एलॉन ने अलग अलग फील्ड में स्टार्टअप बिजनेस शुरू किए और उनका हर बिजनेस वेंचर बेहद सक्सेसफुल रहा। लेकिन इसके बावजूद भी इतनी सारी चीजें एक साथ संभाल पाना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। उनकी यही खूबी साबित करती है कि वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर भी है। उनके अंडर काम करने वाले उनके और उनके बिजनेस के प्रति लॉयल रहते हैं। शायद ये भी कारण है कि उनका हर बिजनेस वेंचर इतना सक्सेसफुल रहता है। अपने स्टाफ को वो जिस तरीके से हैंडल करते हैं वो बेशक हटकर है, पर उनके साथ काम करने वालों को यही तरीके फायदेमंद लगते हैं। लेकिन सिर्फ उनका यही तरीका उन्हें औरों से अलग नहीं करता। अगर हम कुछ दशक पीछे लौटे, यानी कि जब इंटरनेट अपने शुरुआती दौर में था, तो उस टाइम हर कोई प्रेडिक्ट कर रहा था कि 2020 या 2030 में टेक्नोलॉजी की फील्ड बहुत एडवांस हो जाएगी और शायद तब फ्लाइंग कार्स या फ्लोटिंग हाउस या फिर कुछ ऐसी ही अजीबोगरीब चीजें देखने को मिल सकती है। हालांकि तब से लेकर आज तक इनोवेशन इंडस्ट्री में ज्यादा कुछ खास नहीं हुआ। ज्यादातर इनोवेशन जो हुए हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हुए हैं। लेकिन एलॉन ने तो पूरी काया ही पलट दी। उनके सारे स्टार्टअप्स जो उन्होंने शुरू किए या इन्वेस्ट किए, उनमें एक चीज कॉमन है, वो ये कि जिस भी बिजनेस में वो इन्वॉल्व हुए हैं वो किसी न किसी इनोवेटिव कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। उनका कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं रहा जो किसी पुराने आइडिया की नई कॉपी हो, क्योंकि एलॉन इनोवेशन में बिलीव करते हैं, ना कि घिसे पिटे बिजनेस आइडिया में। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एलॉन जैसा कोई इंसान जब कुछ ऐसा करता है तो वो यंग जनरेशन में एक स्पार्क क्रिएट करता है और उन्हें भी कुछ यूनिक करने के लिए इंस्पायर करता है।
एलॉन आज की यूथ के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बनकर उभरे हैं, जो बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं और कुछ हटकर करना चाहते हैं। उन्होंने उन यंग इनोवेटर्स के लिए नए स्टैंडर्ड सेट किए हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखते हैं। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि फ्यूचर में एलॉन क्या कुछ अचीव करते हैं और कैसे नए इनोवेटर्स को इंस्पायर करते हैं। इसीलिए एलॉन कहते हैं कि अगर कुछ बहुत जरूरी है तो भले ही चीजें आपके खिलाफ हो, फिर भी आपको वो करना चाहिए। वैसे ये तो एलॉन का कहना है। इसी के साथ ये समरी यहीं पर कंप्लीट होती है। आपका क्या कहना है? ये समरी आपको कैसी लगी? एलॉन की किस कहानी ने आपको मूव किया? जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा।